धुरंधर द रिवेंज के कंक्लूजन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पार्ट 3 आने वाला है? इसी के साथ हमें उस ट्विस्ट पे भी बात करना बहुत जरूरी है जिसने हमें ना ही पार्ट 2 बल्कि पार्ट 1 की पूरी कहानी को रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया। मैं किस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर तुमने मूवी देखी है जानते होगे। जो पोस्ट क्रेडिट हमें एक हिंदी मूवी में देखने को मिला उसका मीनिंग क्या था, और साथ ही मेजर इकबाल का जो विलन है क्या वो रहमान डकैत के ऑरा को मैच कर पाया? इन सभी सवालों पे एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा उस चीज के ऊपर जो क्लाइमैक्स में बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। और इन सभी के आंसर्स को समझने के लिए एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते कि पूरी मूवी में द रिवेंज में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। और अगर तुम समरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें सारी चीजें याद है, तो तुम इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो हमने इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। होप यू एंजॉय इट, और अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। तो पार्ट 1 के एंडिंग में हम देखते हैं कि जमील और एसपी असलम के मदद से हमजा ने रहमान डकैत को मार दिया। पर द रिवेंज की कहानी यहाँ से चालू नहीं होती। इसके पहले चैप्टर का नाम है द बर्न्ट मेमोरीज, जहां हम जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी देखते हैं। वहां हम दो नए कैरेक्टर से भी मिलते हैं, एक पिंदा और दूसरा आतिफ अहमद, जो कि आगे चल के कहानी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्शन सीक्वेंस से मूवी की शुरुआत होती है। कुछ शॉर्ट्स एक्शन डायलॉग्स में ही हमें एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि जसकीरत ये जो कर रहा है, ये जो मेहम मचा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। और बाय गॉड मूवी काफी डार्क जाती है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है द लूसीफर, और द रिवेंज की कहानी यहीं से चालू होती है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उजैर और हमजा मिलके कैसे अरशद पप्पू को मारते हैं, और वही इनफेमस कांड जहां पे उसका गला काट के फुटबॉल खेली गई थी। इसी चैप्टर में है जहां हम मेजर इकबाल और एसपी असलम की एक कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहां पे हमें हिंट मिल जाता है कि बड़े साहब कौन है। और अगर तुमने लियारी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखी है, तुम्हें पता चल गया होगा कि वो कौन है, क्योंकि वो वही इंसिडेंट बताता है जो कि एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर के साथ हुआ था। इस चैप्टर का एंड आते आते हमजा उजैर बलोच को भी जेल में डाल देता है। उसके रास्ते से अब सब कांटे हट गए। नाउ ही विल बी द किंग ऑफ लियारी। और यहाँ पे उजैर बलोच को याद रखना, क्योंकि एंड में वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है घोस्ट फ्रॉम पास्ट। इस चैप्टर में टाइम काफी जल्दी जल्दी स्किप होता है। यहाँ पे पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाती है। पहले पीपीए पावर में थी, अब नवाज शरीफ की पार्टी पावर में आ गई, जिसके बाद हमजा लियारी के किंग से कराची का भी बादशाह बन जाता है, और इसी की वजह से वो बड़े साहब के नोटिस में भी आता है। यहाँ हम मेजर इकबाल की बैक स्टोरी भी देखते हैं कि उसका बाप ब्रिगेडियर था और क्या काली जबान है उसकी, पूरे समय गाली ही देता रहता है। इसी चैप्टर में हमें रिवील किया जाता है कि जो बड़े साहब हैं वो है कौन। वो असल में दाऊद इब्राहिम ही निकलता है। सब लोग इससे मिलने जाते हैं और वो बताता है कि आगे इंडिया को बर्बाद करने का उनका प्लान क्या है, जिसकी वजह से इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। हमजा और कुछ लोग जाते हैं उनको रिसीव करने, और वहीं उनको दिखता है पिंदा। ये वही बनता था जो हमें चैप्टर 1 में दिखाता है, जसकीरत का बचपन का दोस्त। पहली नजर में देख के तो ऐसा लगता है कि ये जसकीरत को पहचान नहीं पाया, पर आगे जैसे जैसे कहानी चलती है हम देखते हैं कि असल में वो हमजा को पहचान चुका था, बस वो उन लोगों के सामने उसको रिवील नहीं करना चाहता था। और यहीं पे मूवी का इंटरवल आ जाता है, जिसके बाद इसका अगला चैप्टर शुरू होता है ट्रायल बाय फायर। और इसके नाम से ही सुन के तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। हमजा की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, पिंदा जाके सबको बताने वाला होता है, पर उसी चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। इसी चैप्टर में हम एक डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी भी देखते हैं, एक एआई वाली फील, एक डीमन सा हमें दिखाई जाता है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था कहूँगा। एनीवे, आलम भाई आते हैं, पिंदा की मौत की जिम्मेदारी वो खुद पे डाल लेते हैं। हमजा को उसको मारना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब एसपी असलम और ओमार आपस में बात कर रहे होते तो येलिना भी उसको सुन लेती है, जिसके बाद उसको भी पता चल जाता है कि हमजा असल में इंडियन एजेंट है। वो उसको कन्फ्रंट करती है, दोनों आपस में बात करते हैं, और आखिरी में डिसाइड होता है कि येलिना सबको नहीं बताएगी, हमजा अपना काम करेगा और चला जाएगा। वो तब तक नहीं बताएगी जब तक उसके बेटे की जिंदगी खतरे में ना आ जाए। इस चैप्टर का एंड आते आते हमजा एसपी असलम को भी रास्ते से हटा देता है। इसके बाद आता है चैप्टर 5 द अननोन मैन, और इसी पोर्शन से है जहाँ से हमजा का जो रियल रिवेंज है वो चालू होता है। सबसे पहले वो खत्म करता है खनानी ब्रदर के एक भाई को, क्योंकि एक को तो यूएस ने गिरफ्तार कर लिया था, दूसरे को वो मारता है बिल्कुल बैटमैन स्टाइल में। द रिवेंज का जो पहला पोस्टर था, हमजा खड़ा है, रेड लाइट पड़ रही है, वो इसी पोर्शन में आता है। इस चैप्टर में हम बस टेररिस्ट को मरते हुए ही देखते हैं, और यहाँ पे डिटेल्स का इतना ज्यादा ध्यान रखा गया है क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट उसी साल में मरे हैं जिसमें रियल लाइफ में उनकी मौत हुई है। और ये डिटेलिंग याद रखना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें सबसे सेटिस्फाइंग लगती है जहूर मिस्त्री का अंत, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने पहले पार्ट में वो डायलॉग बोला था
कि पड़ोस में ही रहते हैं, गुदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। इस बंदे को उसी डायलॉग्स के साथ मौत दी जाती है। सेटिस्फेक्शन इसको बोलते हैं भाई। इसी चैप्टर में हमजा एक और बार दाऊद इब्राहिम से मिलने जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है पर नर्स उसको बचा लेती है। अभी तक एसपी असलम का जो असिस्टेंट था उमर, उसको पता लग जाता है कि हमजा असल में है कौन। वो येलिना के बच्चे को गन पॉइंट पे रख के उससे पूछता भी है और वो हाँ कर देती है। और इस चैप्टर का एंड आते आते मेजर इकबाल अपने बाप को भी मार देता है और उसको भी पता चल जाता है कि हमजा असल में है कौन। और यहीं से अगले चैप्टर की शुरुआत होती है, द रिवेंज। और यहाँ पे हमजा का जो रियल रिवेंज था, 26 से 11 वाले उस रूम में जो बैठे थे, उसमें से मेन किरदार मेजर इकबाल को मारने का चालू होता है। इस पूरे ही चैप्टर का सिनेरियो ऐसा होता है कि हमजा मेजर इकबाल का जो एक मस्जिद है जहाँ से वो भाषण वगैरह देता है वहाँ जाता है, लेकिन उससे पहले बलोचों का जो सरदार था उनको वो बता देता है कि वो कहाँ जाने वाला है और वहाँ कौन कौन होगा। उससे कहता है कि जब बम फटेगा आप लोग भी हमला कर देना। और यही हमजा का प्लान था, जो कि बड़े आसानी से एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लड़ाई वगैरह भी हो जाती है और आखिरी में बहुत ही सेटिस्फाई एंडिंग दी जाती है मेजर इकबाल को। बम फटना वगैरह तो ठीक था, लेकिन जैसे उसका पैर कटा, जहूर मिस्त्री सेकंड नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे। यहीं पे वो येलिना से आखिरी बार बात करता है और फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। और यहीं पे आता है अपना सबसे बड़ा सवाल, और इसी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया इसने। वो पुलिस को छोड़ के कहीं और भी तो भाग सकता था। तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा और तुम भी सोचो, उसके बाद क्या ऑप्शन थे। या तो वो वहां से भाग जाए या वो पुलिस के हवाले हो जाए। अगर वो भाग जाता तो पूरे ही पाकिस्तान में ऐलान कर दिया जाता कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता। तो उसके बाद एक ऑप्शन बचता है कि वो पुलिस से पकड़वा जाए और जो अजय सान्याल का कैरेक्टर है वो उसको बचा के ले जाए, जिसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान को बता भी नहीं पाएंगे कि हमजा एक इंडियन एजेंट था और जो इसका परिवार है वो भी खुश रहेगा, मतलब बचा हुआ रहेगा। तो उसके पकड़वाने के पीछे ये रीजन था। यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि ये सब उसने अपने बीवी बच्चों के लिए किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि चुपचाप पाकिस्तान से जा सके। अगर वो यहाँ से चुपचाप भाग जाता तो पाकिस्तान पूरे देश, पूरी दुनिया में बता देता कि इंडिया का एक स्पाई आया था। अब वो नहीं बता सकता। इसके साथ मूवी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू होता है, द लास्ट चैप्टर, धुरंधर, जो कि मुझे लगता है कि आदित्य धार का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे अजय सान्याल का कैरेक्टर आईएसआई के चीफ को फोन करता है, उसको ब्लैकमेल करता है हमजा को छोड़ने के लिए। उसको कहता है कि एक पहाड़ी पे जाके उसको छोड़ आना। हमजा को वहाँ फेंक दिया जाता है और उसको बचाने के लिए एक गाड़ी आती है जिसके अंदर एक कैरेक्टर बैठा होता है और उसके बारे में किसी को नहीं पता चला। यही ट्विस्ट होते हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देते हैं। उसके अंदर हमें एक इंडियन स्पाई देखने को मिलता है जिसको हमजा से करीबन पता नहीं कितने, उसके हिसाब से माने तो 45 साल पहले उसको भेजा गया था। जमील जमाली का जो कैरेक्टर है पॉलिटिशियन, वो इंडिया का स्पाई निकलता है और कहूँ तो हैंडलर निकलता है, जिसको हर एक स्पाई के बारे में सब कुछ पता है पर स्पाइस को उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस ट्विस्ट को सुनते ही तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि अगर ये इतना बड़ा स्पाई है, इतने दिनों से ये पाकिस्तान में है और इसको जितनी भी खबर मिलती है उस पर ये एक्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा समझो वो किस पोजीशन पे है और उसका असली स्पाई होने का मतलब क्या है, उसका काम क्या है। जब तुम इस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगोगे तब तुम्हें बहुत सारे जवाब मिलेंगे जिसके बारे में तुमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। जमील जमाली के कैरेक्टर को भेजा गया था इसके पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, सिर्फ नजर और सब्र के लिए। वो धुरंधर की तरह एक किलिंग मशीन नहीं था। पार्ट 1 की शुरुआत में जब आर माधवान का कैरेक्टर धुरंधर के प्रोग्राम को पिच करता है तब वहां पे उसकी एक थ्योरी होती है। थ्योरी ये थी कि जो पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट है वहां के गैंगस्टर्स का। अब तुम यहाँ पे सोच के देखो उसको ये खबर मिली कहाँ से होगी, जमील जमाली जैसे कैरेक्टर से, जो कि वहां बैठ के नजर और सब्र के लिए, जो बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाते हैं। और इसी कैरेक्टर की वजह से ऑपरेशन धुरंधर को बनाया गया था। अब ट्विस्ट पे बात कर ही रहे हैं तो एक और प्लॉट ट्विस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, दाऊद इब्राहिम का। बड़े साहब कौन होने वाला है इसका अंदाजा हमें काफी पहले से लग गया था, पर वो इतना एग्जैक्टली सच होगा और ऐसे कंडीशन में, सही बताऊं तो प्लॉट ट्विस्ट उतना सरप्राइजिंग नहीं था जितना उसकी कंडीशन। उसके कैरेक्टर के बारे में एक और बड़ी चीज रिवील करी जाती है कि वो है असली मास्टरमाइंड्स। इंडिया के ऊपर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो वही करवा रहा है, जितने फेक करेंसीज जा रही है, जितने मिलिटेंट्स को भेजा जा रहा है वो बड़े साहब करा रहे हैं, यानी दाऊद इब्राहिम। मूवी में हमने देखा था कि कैसे हमजा का कैरेक्टर बड़े साहब को मार नहीं पाता, वहीं पे हमें रिवील करा जाता है कि उसको जहर इंडिया वाले बहुत पहले ही दे चुके। वहाँ पे जमाली एक डायलॉग मारता है कि तुरंत मार देने में वो मजा कहाँ जो तड़पाने में है। और यही बात है, यही एक स्टेटमेंट है जो मेरे समझ के बाहर थी। पूरी मूवी में मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि इस डिसीजन का क्या क्यों रखा गया, ये उसके वजह से कितने लोग मारे गए क्या पता भी है, तो उसको जिंदा क्यों रखा गया, मार क्यों नहीं दिया। तो अगर तुम सोचने जाओगे तो इसका भी जवाब है
अगर उसको मार देते तो कोई और आ जाता और किलिंग्स चलती रहती। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद तुम फिर भी सेंस नहीं बना पा रहे हो कि जमाली ने उसने इतने साल रहने के बाद भी कुछ चीजों को रोका क्यों नहीं। तो भाई तुम एक काम करना, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की द इमिटेशन गेम नाम की फिल्म है, जाके उसको देख लेना। तुम्हें समझ में आ जाएगी कि स्पाई होने का असली मतलब क्या है। तुम सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कुछ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना पड़ता है। ये स्पाई वाले वर्ल्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो फिल्म देखना समझ जाओगे। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट और पार्ट 3 पे बात करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं कि क्या फिल्म के अंदर मेजर इकबाल ने रहमान डकैत के ऑरा को मैच कर पाया। भाई मेरे लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ किसी को मेजर इकबाल का कैरेक्टर उतना पसंद ही नहीं आ रहा है और मुझे वो बहुत पसंद आया। ऑफ कोर्स वो रहमान डकैत के ऑरा को मैच नहीं करने वाला और उसके पीछे एक परफेक्ट रीजन है। दोनों की कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एकदम पोलर अपोजिट। रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो किंग है, बादशाह है, उसको एज अ फ्लैम्बॉयंट दिखाया गया है। उसको पॉलिटिक्स में जाना है तो उसको भाषण देना पड़ेगा, सभी लोग के सामने हाथ हिलाना पड़ेगा, खुद को ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो उसके पास स्टाइल है, वो रूल करने के लिए ही बना हुआ है और ऐसे डिसीजन, ऐसे हरकतें करने पड़ेंगी ताकि लोग उसको प्यार करें। वहीं मेजर इकबाल का कैरेक्टर पोलर अपोजिट, ही इज द किंग इन द शैडोज। वो है जो सारी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, भले ही उनके पीछे उनका भी बाप एक बैठा है, वो ऑलरेडी पोजीशन में बहुत ऊपर बैठे हैं। उनको जरूरत नहीं है कि वो जाके भाषण दे, लाइमलाइट में रहे, अपना फेस पूरी दुनिया को दिखाए। वो उन कैरेक्टर में से है जो कि छुप के अपना काम करते हैं, लेकिन जब करते हैं भयानक रूप से। जब भाषण देने की बारी आती है तो वो इस तरीके से देते हैं कि वो बहुत सारे लड़कों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताऊं तो इनकी आइडियोलॉजी में। रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है उसकी मेन आइडियोलॉजी थी कि उसको पॉलिटिशियन बनना है, उसको पावर में आना है, इंडिया को तबाह करना उसका बाय प्रोडक्ट है। पर जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है उसकी मेन आइडियोलॉजी है कि इंडिया को बर्बाद करना है, वहां के लोगों को खत्म कर देना है। गैंगस्टर से बात करना, रहमान बलोच से दोस्ती करना, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। समझ रहे हो अब दोनों के बीच में डिफरेंस। और जो कैरेक्टर थोड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो वो फेमस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए रहमान डकैत का ऑरा मेजर इकबाल के लिए मैच करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। दोनों ही कैरेक्टर्स को एंड काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। और अगर तुम कैरेक्टर एंडिंग की बात कर रहे हो तो इसमें सबसे पहला और सबसे ग्रेटेस्ट जाता है हमजा का कैरेक्टर। आदित्य धार ने क्या बढ़िया उसके कैरेक्टर को एंड किया है। लास्ट चैप्टर के अंदर जब वो इंडिया वापस आ जाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सबसे पहले जाता है अपनी माँ और बहन से मिलने। इमोशन से भरा हुआ वो उनसे मिलने ही जा रहा होता है कि उसको बलिदान वाली बात याद आ जाती है। वो वहाँ पे रुकता है, पहले अपनी बहन को देखता है, फिर रोड को और फिर ऑडियंस की तरफ, और फिर एक टेक्स्ट लिखा आता है कि बलिदान परमो धर्म। और ये शॉट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट्स में हमें बता देता है कि क्या मतलब होता है एक स्पाई होने का। जो वो जिंदगी जी के आ चुका है उसको जला के अब अगले मिशन पे जाना है, नई जिंदगी नया चेहरा। एंड कुडोज टू आदित्य धर की उन्होंने हमजा के कैरेक्टर को ऐसे एंड किया। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसी स्पाई फिल्म बनी है जिसने एक कैरेक्टर को इतने अच्छे से एंड किया है। और इस चीज को याद रखना क्योंकि ये पार्ट 3 वाले एंडिंग में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन मूवी में हमें मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं। धुरंधर द रिवेंज का जो मिड क्रेडिट सीन है वहां हम देखते हैं कि ट्रेनिंग मोन्टाज चल रही है। 2002 में जब जसकीरत को रिक्रूट करा गया था और वहां से जब उसे पाकिस्तान छोड़ा गया, उसके बीच में उसने जितनी भी ट्रेनिंग करी है वो हमें दिखाया जाता है। जब भी ट्रेनिंग हमें दिखाई जा रही होती है तो वो सारी चीजें हमें याद आता है जो हमजा ने रियल लाइफ में करी है, मतलब मूवी के अंदर करी है। जैसे वो डायरी लिखना, लोगों को मैनिपुलेट करना, दोस्ती करना और ऐसे लोग ऐसे करना जो इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, फाइट मूव्स दिखाना और सबसे स्पेशल चुप रहना। वहां पे उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता भी है कि जितना चुप रहोगे उतने ज्यादा दिन जिंदा रहोगे। शायद इसलिए जमाली का कैरेक्टर 45 साल तक स्पाई बना रहा। इसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सही में सेंस नहीं बनाता। मुझे लगता है कि वो ऐसी मजाक के रूप में हमें दे दिया गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हम ISI के चीफ फिर से ओमार के ऊपर चिल्ला रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे ये पे ग्रेड से बहुत ज्यादा ऊपर है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें हमजा को छोड़ना पड़ेगा। पर ओमार इस चीज को मानता नहीं है। वो कहता है कि वो असेंबली तक जाएगा। अब इसी के लिए उसे पागल खाने में बंद करा दिया जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अब चलते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, क्या धुरंधर पार्ट 3 आने वाला है? तो अगर टेक्निकल रूप से बात करें तो हमजा की जो कहानी है उसको आदित्य धार ने बहुत ही ब्यूटीफुली कंक्लूड कर दिया है। उसका रिवेंज तो खत्म हो ही गया, उसका जो इमोशनल आर्क था वो भी बिल्कुल प्यारे तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स छोड़ दी हैं जिसको लेके कहानी मटेरियल पे आगे और वर्क किया जा सकता है। जैसे जमाली का कैरेक्टर वो अभी तक पाकिस्तान में ही है। बाकी धुरंधर्स जिनको पाकिस्तान में भेजा गया था उनके कैरेक्टर्स पे भी फोकस किया जा सकता है।
हमजा के साथ एक साथी रहता है जिसने पहली बार उसको खबर दी थी कि रहमान टकैत का बेटा शादी में आने वाला है। वो कैरेक्टर भी अभी तक पाकिस्तान में ही है, तो इन कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्ट 3 हमजा के कैरेक्टर को ही लेके बनाना है, रणवीर सिंह को ही लेके बनाना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि नया चेहरा, नया नाम और नया देश। ये लोग जाके कनाडा के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर एक सीन आता है जब यलीना और हमजा का कैरेक्टर वैंकूवर की बात कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि अगर पार्ट 3 बने तो खालिस्तान वाले मोमेंट पे लोग फोकस करें। लेकिन मैं कहूंगा कि यार अगर तुम एक ही तरीके की मूवी बहुत जल्दी जल्दी देखने लग जाओगे तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा और तुम बोर होने लगोगे। फिर कुछ महीनों बाद लोग कहेंगे कि यार धुरंधर इज ओवररेटेड, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और अगर पार्ट 3 तुम्हें लाना ही है 2029 या 30 या 31 तक का वेट कर लो, या भाई तुम्हारी मर्जी, पैसा क्या कुछ नहीं करा सकता। तो भाई ये थी वो सारी चीजें जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था। अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट्स पे जरूर बताना। मैंने जितनी भी बकवास करी है क्या तुम उससे सहमत करते हो, या फिर तुम्हारे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी कमेंट्स में बताते जाना। ये उर्दू देख देख के मेरे ज और ज में बहुत फर्क आ गया है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसको लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है। एंड सब्सक्राइब।